नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो कल ट्रंप ने घोषणा की, ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बाद आज नेतन्याहू का एक वीडियो आया है और वीडियो में उसने कहा है कि अमेरिका अपने समझौते कर सकता है। अमेरिका ईरान के बीच में जो भी समझौता हो रहा है ठीक है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। यानी इजराइल जो है वो लेबनान में और ईरान में दोनों जगह पर लड़ाई जारी रखेगा। इसके अलावा भी कई सारे बयान आए हैं। एक बयान आया है जिसमें वो कहता है कि अमेरिका जो समझौता करेगा उसमें इजराइल के जो हित हैं उनको ध्यान में रखेगा। अब अगर अमेरिका इजराइल के हित ध्यान में रखेगा तो ईरान उससे समझौता क्यों करेगा? एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि अगर यह समझौता होता भी है, जिसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ईरान ने एकदम नहीं कहा है कि वो समझौते में जा रहा है। कालीबाफ साहब का नाम कल आया था, एक्सियोस की रिपोर्ट में कालीबाफ का नाम आया। बराक राविड वगैरह ने नाम लेना शुरू किया कि कालीबाफ के साथ बात चल रही है, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई बातचीत मुझसे नहीं हुई है, जो बात होगी वो प्रॉपर प्रोसेस में होगी। तो ये समझौता होगा कि नहीं होगा, अभी तो यही सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत होगी, अमेरिका से इवांस आ रहा है और ईरान से कालीबाफ जाएंगे या कोई और जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं है। इन सब बातों के बीच जब इजराइल कहता है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा तो इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अमेरिका ने ये इशारा कर दिया है इजराइल को कि भाई हम लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, तुमको लड़ना है तो लड़ो। और दूसरी बात यह कि जिस स्थिति में सारी चीजें हैं उसमें अगर इजराइल को लड़ाई रोकनी पड़ी तो लेबनान में भी लड़ाई रोकनी पड़ेगी, और लेबनान में लड़ाई रोकना इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। अगर लेबनान की आप स्थिति देखें, खासतौर पे हिजबुल्लाह के साथ जो जंग चल रही है उसमें स्थिति देखें, स्मोट्रिच बार बार ये बात कह रहा है। कल उसका बयान आया कि इजराइल को अपनी सीमा बढ़ा लेनी चाहिए, लिटनी रिवर को सीमा में शामिल कर लेना चाहिए। यानी एक तरह से आप कहिए कि साउथ लेबनान पे कब्जा कर लेना चाहिए इजराइल को, यह कह रहा है स्मोट्रिच। और साउथ लेबनान की स्थिति कैसी है? साउथ लेबनान की कुल मिलाजुलाकर जो हालात हैं उनको अगर आपको समझना है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ है उससे किरियात शमोना में गया हुआ था इजराइल का राष्ट्रपति हरजोग, और हरजोग वहां पर लोगों से मिलजुल रहा था। सायरन बजने शुरू हुए और इजराइल के राष्ट्रपति को भाग के एक सेफ प्लेस में घुसना पड़ा, क्योंकि हिजबुल्लाह उस समय अटैक कर रहा था। यानी हरजोग की लोकेशन हिजबुल्लाह को पता थी। किरियात शमोना में लगातार हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, कई हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया है, हाइफा के ऊपर हमले किए हैं, हाइफा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। और जो हमले वहां पर हो रहे हैं कई बार ऐसा लग रहा है ईरान से कोऑर्डिनेट होकर हो रहे हैं। ईरान हमला करता है जब साउथ में, उसी समय हिजबुल्लाह भी हमला करता है। इनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स काम नहीं कर पाती हैं और सीधे आप कह सकते हैं कि टारगेट पर जाकर मिसाइलें लग रही हैं। इतनी कोशिश के बावजूद, वैसे स्मोट्रिच के बारे में मैं बता दूं, आपको याद होगा स्मोट्रिच ने अपने बेटे को जब हिजबुल्लाह वाली जंग में भेजा था तो उसके सिर पे हाथ वाथ फेर के बड़े अच्छे से वीडियो बनवाया था, और पता यह चला कि जिस दिन उसका लड़का गया उसी दिन शार्पनर लगा और बुरी तरह से घायल होकर वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो एक तो सैनिक लगातार उनके घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिनके नंबर्स बाहर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में सैनिक लगाए हुए हैं उन्होंने लेबनान के बॉर्डर पर, लेकिन वो सैनिक अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हिजबुल्लाह उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। 2 साल पहले इजराइल ने यह घोषणा कर दी थी कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया। जब नसरुल्लाह मारे गए थे तो कह दिया कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया, उनकी जो एलीट रादवान थी वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद वो आप जानते हैं पेजर वाला अटैक हुआ था। मतलब कायरता की हद है, लेकिन इजराइल से यह सब उम्मीद की जाती है। पेजर वाला अटैक हुआ था, उसमें हिजबुल्लाह के काफी लोग घायल हुए थे और मारे गए थे। उसके बाद यह कह दिया गया था कि हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन 2 साल से हिजबुल्लाह अपनी ताकत को जुटा रहा था, मजबूत कर रहा था, और अब कहा जा रहा है ईरान उसकी मदद कर रहा था। अरे भाई, हिजबुल्लाह की मदद अगर ईरान कर भी रहा था तो इजराइल तो अमेरिका की मदद के बिना 2 कदम नहीं चल सकता। अगर अमेरिका से हथियार ना मिले, पैसे ना मिले, तो इजराइल 2 कदम नहीं चल सकता। तो अगर इजराइल को अमेरिका मदद कर सकता है तो फिर हिजबुल्लाह को ईरान क्यों नहीं मदद कर सकता? खैर, वो बहस अलग है। हिजबुल्लाह जिस ताकत के साथ आया है, इजराइल के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं।
इजराइल के अंदर यह सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने तो कह दिया था 2 साल पहले कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, फिर हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत कैसे है कि वो लगातार मिसाइलें फेंक रहा है, हमारी सेना को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और सारा प्लान इनका चौपट हो रहा है। कर क्या पा रहे हैं? लेबनान में जो तबाही दिख रही है वो क्यों दिख रही है, यह मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। लेबनान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इनकी जहाजें बिल्कुल आराम से बेरूत के ऊपर तक चली जाती हैं और वहां पर बम गिराकर लौट आती हैं। इसलिए वहां लगातार लोगों को मारना, 1200-1500 लोगों को मार चुके हैं, कई गांव खाली करा चुके हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जो इनका मेन एम है, देखिए, किसी मुल्क के ऊपर कब्जा होता है जब जमीन पर कब्जा किया जाता है। आसमान से किसी मुल्क को तबाह किया जा सकता है, कब्जा नहीं किया जा सकता है। कब्जा करने के लिए तो आपकी आर्मी को उसके अंदर घुसना पड़ेगा और उसमें हिजबुल्लाह बिल्कुल इनको कामयाब नहीं होने दे रहा है। ये लेबनान की फॉल्ट लाइन पे खेल रहे थे कि लेबनान में जो ईसाई हैं, जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो द्रूज हैं, वो सारे के सारे हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक सेक्शन हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो लेबनान की सरकार है वो भी हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी, क्रिश्चियंस की जो कम्युनिटी है, जो साउथ लेबनान में रहती है, वो हिजबुल्लाह के साथ आई है और इसका असर यह हुआ है कि वहां पर साउथ लेबनान में इजराइल को किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। तो एक तो इजराइल लेबनान के साथ वार में फंसा हुआ है और अगर ईरान से समझौता होता है और उसमें अगर लेबनान भी शामिल हो जाता है, ईरान कहता है कि लेबनान पर हमले रोकने पड़ेंगे, लेबनान की सीमा माननी पड़ेगी, अगर आप जरा भी अंदर घुसे हैं तो पीछे जाना पड़ेगा, तो यह इजराइल के लिए बड़ी हार होगी। इस समझौते से अगर वो समझौता होता है, मैं बार बार कह रहा हूं समझौता होगा तब, अभी समझौते की कोई बात ऑफिशियली सामने नहीं आई है, तो अगर उसमें लेबनान का मामला शामिल होता है और शामिल होगा ही होगा, तो ऐसे में इजराइल के लिए एक बड़ी हार तो यही होगी कि लेबनान के मसले पर उसको कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। दूसरा मामला यह है कि ईरान के साथ जितने वादे अपनी जनता से किए गए थे, जितने सब्जबाग दिखाए गए थे, मोसाद ने पढ़ा लिखा दिया था नेतन्याहू को कि बस खामनेई साहब को मार दो, 2-4 लोगों को और मार दो, और उसके बाद तो ईरान के अंदर हम इतना बड़ा एहतजाज खड़ा कर देंगे कि ईरान में सरकार पलट जाएगी। वो सारा कुछ धोखा साबित हुआ, वो सारा कुछ झूठ साबित हुआ। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तो जिस दवा के बारे में इन्होंने सोचा था कि खामनेई साहब को शहीद करके ये ईरान में सत्ता पलट देंगे, एक तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरा ईरान तुर्रा बतुर्रा जवाब दे रहा है, जहां ये हमला कर रहे हैं उससे ज्यादा हमला कर रहा है। कल तेल अवीव से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इनके जो आर्मी के ठिकाने थे उस पर हमला किया है, आग लगी हुई है और बुरी तरह से तेल अवीव में तबाही हुई है। तमाम सेंसर के बावजूद जितने वीडियोस और जितने फोटोग्राफ तेल अवीव से और इजराइल के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और इस पूरी जंग में ईरान का नुकसान हुआ है। अगर कोई ये कहे कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है तो गलत है। लेकिन ईरान ने यह साबित किया है कि ना तो उसकी मिसाइल क्षमता कम हुई है और ना ही उसकी आर्मी ऐसी कोई कमजोर हुई है कि आगे हमला ना कर सके। जिस दिन ट्रंप कहता है कि हमने ईरान की मिसाइल पूरी तरह से खत्म कर दी, अगले दिन मिसाइल्स का नंबर बढ़ा देता है ईरान। यानी मिसाइलें ईरान के पास पर्याप्त हैं। उधर रशिया लगातार एक बात कह रहा है और बेहद इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया तो इसका असर बहुत ज्यादा हो सकता है। नातान जो है वो रशियन कोऑपरेशन से बना हुआ एटॉमिक सेंटर है जिस पर इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी। तो आगे अगर इनके एटॉमिक सेंटर पर हमला करते हैं तो रशिया सीधे सवाल उठा रहा है। एक और बड़ी खबर है जिसके बारे में मैं शाम को और विस्तार में बात करूंगा। खबर यह है कि इस पूरी जंग के दौरान इजराइल रशियन शिप्स पर कैस्पियन सी में हमला कर रहा है और अमेरिका चाइना से आने वाले, ईरान आने वाले जो जहाज हैं उन पर हमला कर रहा है। तो ऐसे ही खतरा बना हुआ है थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने का। चाइना और रशिया के शामिल होने का मतलब है थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और तब इजराइल कुछ खास कर नहीं पाएगा। इजराइल की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो दो ही थी कि एटॉमिक जो मामला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके खत्म हो जाए, आगे ये बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए। ईरान जिस समझौते की बात कर रहा है उसमें मुआवजा तो मांग ही रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के हक पे जरा सा भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और एटॉमिक हक पे भी अब कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इसलिए इजराइल के लिए यह स्थिति ऐसी है कि लड़ाई भी लड़ी, इतना नुकसान भी उठाया, इतने हथियार भी खर्च हुए, इकानमी का भी सत्यानाश हुआ और बदले में कुछ खास मिला हो ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लगता है इसीलिए इजराइल किसी भी तरह से इस जंग को जारी रखना चाहता है
किसी भी तरह से चाहता है कि समझौता ना हो, अमेरिका इस जंग में शामिल रहे, क्योंकि अमेरिका नहीं शामिल रहेगा तो अकेले इजराइल के लिए लड़ाई लड़ पाना बहुत मुश्किल काम है, और खासतौर पे तब जब अब जो हालात हैं उसमें अरब मुल्क इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी नहीं करेंगे, और इजराइल के अंदर मिसाइलें इंटरसेप्ट हो नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में अगर जंग बिना अमेरिका के जारी रखते हैं तब तो इजराइल में तबाही के ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे कि शायद पहले कभी ना देखे गए हों। इसलिए इजराइल तो चाहेगा किसी तरह से जंग जारी रखे। कल का मुझे बयान ट्रंप का बार बार याद आ रहा है, जिसमें उसने कहा था कि किस नेता से बात हो रही है उसका नाम हम नहीं बताएंगे, उसको मारा जा सकता है। कौन मार सकता है? इजराइल भी मार सकता है। तो हो सकता है ट्रंप को भी यह डर हो, या ट्रंप को भी यह मालूम हो कि अगर हम समझौते की बात करेंगे तो इजराइल कैसे भी उस समझौते को डिस्टर्ब करने की बात करेगा। अली लारिजानी का मारा जाना भी इस दिशा में एक बड़ी बात थी, क्योंकि अली लारिजानी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट थे और वो बड़ी भूमिका निभा सकते थे अगर कोई बातचीत हो रही है तो। अली लारिजानी की पूरे अरब वर्ल्ड में इज्जत थी और वो बात कर सकते थे, वो आगे बढ़ सकते थे, वो एक अथॉरिटी थे। तो उनको भी इसीलिए मारा गया, और नए जिस आदमी का नाम लिया जा रहा है उसके ऊपर भी इजराइल हमला कर सकता है, ये शक हो सकता है ट्रंप को रहा हो। इसलिए सारी स्थितियां अभी गोल गोल उलझी हुई हैं। 3 बातों से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पहला, जंग खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात, इजराइल हरचंद कोशिश करेगा कि जंग जारी रहे। और तीसरी बात कि अगर अमेरिका इस जंग से हटता है तो इजराइल के लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। आगे क्या कैसे होता है डिटेल में बात करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।